हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे थे, उसका हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर लिया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फाइनेंसिंग डिसीजन। सो फाइनेंसिंग डिसीजन में जाने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा टाइप्स ऑफ कैपिटल। फिर हम लोग उसका कॉस्ट निकालेंगे और उसके बाद हम फाइनेंस करने के लिए अपना रिसोर्सेज एम्प्लॉय करेंगे। सो सबसे पहले कैपिटल, जो कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, तो देयर आर बेसिकली दो सोर्स ऑफ कैपिटल। एक होता है इंटरनल सोर्स, जो बोरोवर्स और अदर इंटरनल वे से लाती है, और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। सो इंटरनल सोर्सेज में आता है शेयर्स। शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। और एक्सटर्नल में हमारे पास है डेट और डिबेंचर्स। डेट्स को हम लोन्स भी बोल सकते हैं, बैंक लोन्स जो बोरो करता है। और इंटरनल सोर्स का एक और है इंटरनल अर्निंग। जो पिछले साल का प्रॉफिट में से कुछ बच गया उसे इंटरनल या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। तो कैपिटल इज़ ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का शेयर्स आता है, दो टाइप का शेयर्स, और रिटेन्ड अर्निंग्स। एक्सटर्नल में डिबेंचर्स और लोन्स आता है। नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है इन ऑर्डर टू कवर द कॉस्ट जनरेटेड फ्रॉम फंड्स। मतलब अगर हम इक्विटी शेयर सपोज इशू कर रहे हैं, तो वो इशू करने के लिए कितना कॉस्ट इनकर हुआ, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और एक तरह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि अगर हमने कॉस्ट सपोज इनकर किया, हमने सपोज 100 रुपीज़ के शेयर बेचे जिस पे हमें 10 रुपीज़ का खर्चा आया। अब उस 10 रुपीज़ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अभी हमारा शेयर का प्राइस 110 हो गया है, उस 110 को मेंटेन करने के लिए हमें एटलीस्ट 10 रुपीज़ का तो अमाउंट प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, ताकि हमारा एटलीस्ट 100 रुपीज़ तो वापस आए। तो उससे भी बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो दो एस्पेक्ट से देख सकते हैं। एक एस्पेक्ट तो कॉस्ट जो इनकर हो रहा है ड्यूरिंग इशू ऑफ शेयर्स या फिर जो भी सोर्सेज ऑफ कैपिटल है वो इशू करते वक्त, और दूसरा तरीका है कि उसका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो एक फर्म को अचीव करना चाहिए ताकि वो एक अच्छी पोजीशन में हो या फिर अपना कवर कर सके कॉस्ट। सो इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनकर हम पढ़ रहे हैं, बट इसका इम्पोर्टेंस हमारा नेक्स्ट चैप्टर में होगा जब हम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन या फिर फाइनेंसिंग डिसीजन। सो सबसे पहला टाइप ऑफ कैपिटल हम करने जा रहे हैं डिबेंचर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो डिबेंचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज रिडीमेबल, जो रिडीम होता है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर या जब भी उसका ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, और एक होता है इरिडीमेबल, ये तभी मिलेगा जब कंपनी बंद होने वाली होगी। तो रिडीमेबल और इरिडीमेबल। सो रिडीमेबल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम के से डिनोट करते हैं, और डिबेंचर्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हम लिख सकते हैं के डी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। सो रिडीमेबल डिबेंचर्स का है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा, -1 माइनस टैक्स, प्लस ये रिडीमेबल वैल्यू है, कितने वैल्यू पे रिडीम हो रहा है, लेस नेट प्रोसीड्स। जब हमने इशू किया था तब उसका वैल्यू कितना था, और अभी जब हम उसको बेच रहे हैं या रिडीम कर रहे हैं तब उसका वैल्यू कितना है, दैट इज़ रिडीमेबल वैल्यू, डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ईयर्स ये रिडीमेबल डिबेंचर्स चला, होल डिवाइडेड बाय
रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। ये रिडीमेबल डिबेंचर्स के लिए था। नाउ इरिडीमेबल डिबेंचर्स का कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स है सिंपली इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। क्योंकि यहाँ पे हमको पता नहीं है कि वो कब रिडीम होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, तो सिर्फ यही आएगा रिडीमेबल वैल्यू और ये सेकंड पोर्शन नहीं आएगा। डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा सिंपली नेट प्रोसीड्स, मतलब जितना पे इशू हुआ था। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम जनरली परसेंटेज में निकालते हैं, तो 100 इंटू 100 ताकि परसेंटेज में आ जाए हमारा आंसर। फाइन। सो दिस वाज द फर्स्ट काइंड ऑफ capital debentures. Now the second type of capital we are moving forward is preference share. जैसे डिबेंचर्स था वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। So cost of redeemable debentures यहाँ पे डिविडेंड इनकर होता है, शेयर्स में हमें डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर्स में इंटरेस्ट मिलता है। प्लस जैसे डिबेंचर्स के लिए था वैसे ही नंबर ऑफ ईयर्स बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ये रिडीमेबल के लिए है। और इरिडीमेबल के लिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू सिंपली डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स नहीं पता है, इरिडीमेबल है, फ्यूचर में कभी रिडीम होगा। अब लोन्स की बात करते हैं। इसका लिख देते हैं KL। कॉस्ट ऑफ लोन विल बी इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। लोन का क्या अमाउंट है जब हमने लोन परचेज किया, 200। नाउ फोर्थ कैटेगरी इक्विटी शेयर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का डिफरेंट टेक्निक्स है। तो फर्स्ट टेक्निक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड यील्ड अप्रोच। या फिर डिविडेंड प्राइस अप्रोच। इसमें डिविडेंड के अकॉर्डिंगली होता है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे है डिविडेंड बाय प्राइस ओ। यहाँ पे ओ का मतलब है जब इशू हुआ शेयर्स तब उसका प्राइस क्या था, इंटू 100। नाउ सेकेंड मेथड है अर्निंग मेथड। यहाँ डिविडेंड यील्ड था, यहाँ पे अर्निंग यील्ड है। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस जब इशू हुआ था PO इंटू 100। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, टोटल जो प्रॉफिट है कंपनी का उसमें से टैक्स डिडक्ट करते हैं, जो आया उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जो डिविडेंड देना है हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसको लेस करते हैं, तब हम आता है अर्निंग्स। नाउ दिस अर्निंग को जब हम डिवाइड करते हैं बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स,
we get EPS. So earning divided by number of equity shareholders, we get EPS. ठीक है, तो ये अर्निंग यील्ड मेथड था. और एक मेथड है, सबसे कॉमनली यही मेथड यूज़ होता है, डिविडेंड ग्रोथ मेथड. क्योंकि डिविडेंड कांस्टेंट नहीं रहता है कंपनी का, वो इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है हर साल. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड बाई PO, मतलब इशू प्राइस, प्लस ग्रोथ. कितना ग्रोथ हुआ इस साल, इंटू 100. और एक मेथड है अर्निंग ग्रोथ मेथड. इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू EPS बाई PO प्लस ग्रोथ. अर्निंग यील्ड अप्रोच का ही है, बस सिंपली ग्रोथ ऐड हो जाएगा. और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है ये तो एकदम रट लो, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड. ऑल्सो नोन एज CAPM. इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट प्लस बीटा रिस्क ऑन मार्केटेबल बेसिस लेस रिस्क फ्री. यहाँ पे RF है रिस्क फ्री रिटर्न, RM है मार्केटेबल रिस्क, और बीटा है उसका वेरिएंस. सो रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है, सपोज़ अगर हम ये शेयर इशू नहीं करते और इसकी जगह कोई एक पर्टिकुलर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में हम करते इन्वेस्ट, जैसे कि कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर कोई अदर हुआ, तब उसको रिस्क फ्री बोलते हैं. और मार्केट रिस्क होता है जब जो भी मार्केट में पर्टिकुलर रेट चल रहा है ये पर्टिकुलर इक्विटी का, और बीटा एक वेरिएंस होता है जो इन दोनों का रेशियो बताता है. सो ये फॉर्मूला अब हमने डिबेंचर्स कर लिया, लोन कर लिया, प्रेफरेंस शेयर कर लिया, इक्विटी शेयर कर लिया. अब इंटरनल अर्निंग्स या फिर रिटेन अर्निंग्स के लिए रिटेन अर्निंग्स, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है रिटेन अर्निंग्स के लिए, तब कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग हो जाएगा. और अगर क्वेश्चन में मेंशन है इसके बारे में, तब कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 माइनस पर्सनल टैक्स माइनस ब्रोकरेज. सो हमने सारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लिया है. नाउ फाइनली एक होता है सारे कैपिटल को मिला के, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये डिनोट होता है KO क्योंकि ये ओवरऑल कैपिटल है. इसका एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें बनता है ईयर्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वेट्स, क्योंकि वेटेड एवरेज है, कॉस्ट K, नाउ वेट इंटू कॉस्ट, वेट इंटू कॉस्ट. नाउ पर्टिकुलर्स में क्या होगा, जितना अभी हमने निकाला, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिबेंचर, लोन, अब इन सब का अमाउंट जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है. फिर वेट्स निकालेंगे हम अमाउंट के बेसिस पे.
कि टोटल अमाउंट सपोज़ अगर ये 10 है और यहाँ का टोटल आया सपोज़ 100, तो ये कितना परसेंटेज हुआ, सो ये 10% हुआ। नाउ कॉस्ट जो अभी अभी हमने निकाला सारा अमाउंट्स पुट करके, फिर वील मल्टीप्लाई वेट इनटू कॉस्ट, और जो फाइनली अमाउंट मिलेगा समेशन दैट विल बी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो नोन एज द कॉस्ट ऑफ। सो ये था हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द कैपिटल स्ट्रक्चर और द फाइनेंसिंग डिसीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।